हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और मैं रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर नंबर 10 है कि इसमें जो पढ़ रहा हूँ कि और ज़्यादा चाहिए कुछ काम जो आपको करने चाहिए। इसमें बताता है कि हो सकता है कई लोग इन 10 कदमों से संतुष्ट न हों, उनकी नज़र में यह फ़िलॉसफी ज़्यादा है और इसमें काम की बातें कम है। कहता है कि मैं यह मानता हूँ कि फ़िलॉसफी भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी कि काम की बातें। ऐसे कई लोग हैं जो सोचने के बजाय करना चाहते हैं और ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं परंतु करते कुछ नहीं हैं। मैं यही कहूँगा कि मैं दोनों प्रकार के लोगों का संजोग हूँ। मैं नए विचारों को पसंद करता हूँ और काम करना भी पसंद करता हूँ। तो उन लोगों के लिए जो किस तरह शुरू करें के बारे में कुछ मार्गदर्शक बातें जानना चाहते हैं, तो संक्षेप में कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो मैं करता हूँ। आप जो कर रहे हैं वह करना बंद कर दें। दूसरे शब्दों में अवकाश लें और यह आकलन करें कि कौन सी चीज़ काम आ रही है, कौन सी चीज़ काम नहीं आ रही है। पागलपन की परिभाषा यही है कि आप वही चीज़ करते चले आएं और अलग परिणाम की अपेक्षा करें। जो आप सफल नहीं हो रहा है वह करना बंद कर दें और कुछ नया करने की खोज करें। नए विचारों की तलाश करें। नए निवेश के विचारों के लिए पुस्तक की दुकानों पर जाते हैं, अलग अलग अनूठे विषयों पर पुस्तकें ढूंढते हैं, उन फार्मूलों के नाम देते हैं। मैं कैसे करें पुस्तकें उस फार्मूले के लिए खरीदते हैं जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। उदाहरण के लिए मैंने एक पुस्तक की दुकान पर जोएल मॉस्कोविट्ज़ की पुस्तक द 16% सॉल्यूशन देखी। मैंने वह पुस्तक खरीदी और पढ़ डाली। तत्काल काम करो। अगले गुरुवार को भी मैंने बिल्कुल वही किया जो पुस्तक में कहा गया था। मैंने हर कदम पुस्तक के अनुसार उठाया था। वकीलों के ऑफिसों और बैंकों में मैंने रियल एस्टेट के सौदों के साथ भी यही किया है। ज़्यादातर लोग तत्काल कदम नहीं उठाते। वे एक तरह से इस बात का इंतज़ार करते हैं कि कोई आएगा और उन्हें बताएगा कि उनके द्वारा सीखा गया नया फार्मूला गलत है। उसका अनुसरण करना बिल्कुल बेकार है। इनके पड़ोसी ने उन्हें बताया कि इनका 16% का फार्मूला क्यों बेकार है। बहरहाल इन्होंने उनकी बात पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने कभी ऐसा करके नहीं देखा था। कहता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसने वह किया हो और जो आप करना चाहते हैं। उन्हें लंच पर ले जाएं, उनसे टिप्स लें, व्यवसाय की बारीकियां समझें। अपने 16% के प्रमाण पत्र के लिए काउंटी टैक्स ऑफिस गए और उन्होंने वहां पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी को खोजा। उन्होंने पाया कि इसमें भी निवेश और वह भी इनमें निवेश करती है। तत्काल ही उन्होंने उसे लंच का न्योता दे दिया। उसने रोमांचित होकर उन्होंने इसे समझा दिया कि इसे कैसे करना है और उसने अपना पूरा ज्ञान इनके सामने परोस दिया। लंच के बाद उसने पूरे दिन उन्हें वे जगहें दिखाई जहां पर वे सौदा कर सकते थे। अगले दिन तक उन्होंने उसकी मदद से 2 बड़ी जायदाद को पा लिया था और तब से उन 16% की दर से ब्याज कमा रहे हैं। इसे पुस्तक को पढ़ने में 1 दिन लगा, कदम उठाने में 1 दिन लगा, लंच में 1 घंटा और 2 बड़े सौदे करने में केवल 1 दिन। कक्षाओं में भाग लें और टेप खरीदें। अखबार में नई और रोमांचक कक्षाओं की खबर खोजते रहता हूँ। इनमें से तो कई तो मुफ्त होते हैं या उनकी फ़ीस कम होती है। मैं ये जो सीखना चाहते हैं उस विषय पर महंगे सेमिनार में भी जाते हैं। कहते हैं कि मैं इसलिए अमीर हूँ और मुझे इसलिए कि नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने इस तरह के पाठ्यक्रम में भाग लिया है। इनके कुछ दोस्त हैं जो इन्हें यह बताया करते थे कि इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेकर वे अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। वे आज भी वही काम कर रहे हैं। हमेशा ऑफ़र देते रहें। जब भी कोई रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी चाहता है और मैं एक कभी प्रॉपर्टी देखते हैं, सामान्यतः एक ऑफ़र लिख देते हैं। अगर आप नहीं जानते कि सही ऑफ़र क्या होना चाहिए तो यह भी मैं नहीं जानता, तो यह तो रियल एस्टेट का काम है। ये ऑफ़र का आंकड़ा देते हैं, ये यथासंभव कम से कम काम करते हैं। तो इनका एक मित्र चाहती थी कि ये अपार्टमेंट हाउस खरीदना सिखाएं। एक शनिवार को वह, उसका एजेंट और ये गए और उन्होंने 6 अपार्टमेंट हाउस देखे। 4 तो घटिया थे परंतु 2 अच्छे थे। उन्होंने उनसे कहा कि वह सभी 6 पर ऑफ़र लिखें और मालिकों द्वारा मांगी गई कीमत से आधी का ऑफ़र दें।
यह सुनते ही उसे और उसके एजेंट का दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा और उसके हिसाब से यह बदतमीजी होती और इसके मकान मालिकों को बुरा लग सकता था, परंतु वास्तव में नहीं सोचता कि एजेंट कितना कठोर श्रम करना चाहता था। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और वे एक बेहतर सौदे की तलाश में चले गए। उन्होंने कभी कोई ऑफ़र नहीं दिया और वह आज भी सही कीमत पर सही सौदे के लिए भटक रही हैं। आप नहीं जानते हैं कि सही कीमत क्या है जब तक कि सौदा करने के लिए आपके सामने दूसरी पार्टी न हो। ज़्यादातर बेचने वाले बहुत ज़्यादा कीमत मांगते हैं। यह दुर्लभ ही है कि कोई बेचने वाला वास्तव में ऐसी कीमत मांगे जो वास्तविक मूल्य से कम हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ऑफ़र देना चाहिए। जो लोग निवेशक नहीं होते उन्हें यह समझ ही नहीं आती कि कोई चीज़ बेचना कितना कठिन होता है। इनके पास एक रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी थी जिसे ये महीनों से बेचना चाहते थे और इन्होंने किसी भी चीज़ का स्वागत किया होता। इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कीमत कितनी कम थी। उन्होंने अगर इन्हें 10 सूअरों का भी ऑफ़र दिया होता तो वे खुश हो गया होता। ऑफ़र की कीमत से नहीं बल्कि इस बात से भी कि कोई तो इनकी प्रॉपर्टी में रुचि रखता है, जिसके जवाब में ये बदले में पूरे के पूरे सूअर फार्म को हासिल करने की कोशिश करते। तो यह खेल इस तरह से खेला जाता है। ख़रीदने और बेचने का खेल बड़ा मज़ेदार होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। यह मज़ेदार है और यह केवल एक खेल है। ऑफ़र देते रहें, कोई तो कभी हाँ कहेगा और ये हमेशा अपने ऑफ़र के बचाव में बाक डाल देते हैं। रियल एस्टेट में हमेशा अपने ऑफ़र में लिख लेता हूँ, बिजनेस पार्टनर के अनुमोदन के बाद यह समझौता अंतिम माना जाएगा। ये कभी नहीं बताता कि इनका बिजनेस पार्टनर कौन है। ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि इनकी बिजनेस पार्टनर इनकी बिल्ली है। अगर वे ऑफ़र को मान लेते हैं तो ये सौदा नहीं करना चाहते। ये घर फ़ोन लगाते हैं और अपनी बिल्ली से बात कर लेते हैं। यह एक अजीबोगरीब वक्तव्य इसलिए बता रहे हैं ताकि आप यह जान सकें कि यह खेल कितना आसान है। ज़्यादातर लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा जटिल बना देते हैं और उन्हें काफ़ी गंभीरता से लेते हैं। एक अच्छा सौदा खोजना या सही बिजनेस ढूंढना, सही लोग या सही निवेशक ढूंढना दरअसल डेटिंग की तरह है। आपको बाज़ार में जाना होता है, बहुत से लोगों से बात करनी होती है, बहुत से ऑफ़र देने होते हैं, कई ऑफ़रों का जवाब देना होता है, चर्चा करनी होती है, अस्वीकार या स्वीकार करना होता है। मैं जानता हूं कि ऐसे भी अकेले लोग होते हैं जो घर पर बैठकर फ़ोन की घंटी बजने का इंतज़ार करते रहते हैं, परंतु जब तक आप सिंडी क्रॉफोर्ड या टॉम क्रूज नहीं हो, मैं सोचता हूं कि आपके लिए बेहतर तो यही होगा कि आप बाज़ार में जाएं, चाहे सुपरमार्केट में चले जाएं, खोजें, ऑफ़र दें, अस्वीकार करें, सौदेबाजी करें और स्वीकार करें। यह ज़िंदगी में हर चीज़ के बारे में दोहराई जाने वाली प्रक्रिया है। महीने में एक बार किसी निश्चित स्थान से 10 मिनट तक जॉगिंग करते हुए या टहलते हुए, गाड़ी चलाते हुए निकलें। मैंने अपने कुछ बेहतरीन रियल एस्टेट के निवेश तो जॉगिंग करते समय ही खोजे हैं। मैं 1 साल तक किसी निश्चित दायरे में जॉगिंग करता था। मैं परिवर्तन को देखता रहता था। किसी भी सौदे में फ़ायदे के लिए 2 तत्वों का होना ज़रूरी है, एक तो सौदा और दूसरा परिवर्तन। हालांकि सौदे तो बहुत से होते हैं, परंतु परिवर्तन को भांप लेने से सौदा एक फ़ायदेमंद मौके में बदल जाता है। इसीलिए जब वे जॉगिंग करते हैं तो जॉगिंग करने के लिए ऐसी जगह चुनते हैं जहां वे निवेश करना चाहते हैं। बार बार उसी जगह के चक्कर लगाने से वहां हो रहे छोटे छोटे परिवर्तन को देख सकते हैं और ऐसे रियल एस्टेट के साइन बोर्ड को भांप लेते हैं जो जहां काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं। इसका मतलब यह होता है कि बेचने वाला सौदा करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होगा। ये जाते हुए ट्रकों को भी देखते रहते हैं और आते हुए ट्रकों पर भी निगाह लगाए रखते हैं और रुककर ड्राइवरों से बात करते हैं, पोस्टमैनों से भी बात करते हैं। उन्हें अपने इलाकों के बारे में गजब की जानकारी होती है। कहता है कि मैं एक बुरा इलाका खोज लेता हूँ, खासकर ऐसा इलाका जहाँ लोग किसी बुरी खबर से डरे हुए होते हैं। मैं वहाँ साल में कई बार यह देखने के लिए चक्कर लगाता हूँ कि सुधार के लक्षण कहाँ नज़र आ रहे हैं। मैं रिटेलर से बात करता हूँ, खासकर नए दुकानदारों से, और उनसे पूछता हूँ कि वे इस इलाके में क्यों आए हैं। इसके लिए महीने में कुछ मिनट का समय देना होता है और इसे तब करते हैं जब ये कसरत कर रहे होते हैं या इसी तरह का कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं, जैसे स्टोर जाने या आने का काम। स्टॉक के मामले में इन्हें पीटर लिंच की पुस्तक बीटिंग द स्ट्रीट इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ऐसे स्टॉक को चुनने का फॉर्मूला दिया गया है जिनकी कीमत बढ़ने वाली है। इन्होंने यह पाया है
कि कीमत बढ़ने के सिद्धांत हर जगह एक जैसे होते हैं, चाहे वह रियल एस्टेट हो, स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड हो, नया पालतू कुत्ता हो, नया घर हो, नया जीवन साथी हो या लॉन्ड्री के डिटर्जेंट पर बार्गेनिंग हो। प्रक्रिया लगभग वही रहती हैं। आपको यह जानने की ज़रूरत होती है कि आप किसकी तलाश कर रहे हैं, इसके बाद आपको उसे तलाशना होता है। कहता है कि ग्राहक हमेशा गरीब क्यों रहेंगे। जब सुपरमार्केट में कोई सेल लगती है, जैसे टॉयलेट पेपर की, तो ग्राहक दौड़कर स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं। जब स्टॉक मार्केट में सेल लगती है, जैसे सामान्यतः क्रैश या उतार या सुधार कहा जाता है, तो ग्राहक इससे दूर भाग जाते हैं। जब सुपरमार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है तो ग्राहक कहीं और जाकर खरीदारी करते हैं, और जब स्टॉक मार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देते हैं तो ग्राहक खरीदना शुरू कर देते हैं। सभी जगहों पर खोजें। इनके पड़ोसी ने कॉन्डोमिनियम रियल एस्टेट $1,00,000 में ख़रीदा। मैंने उसके बगल में वैसा ही कॉन्डोमिनियम $50,000 में ख़रीदा। उन्होंने इन्हें बताया कि वह कीमतों के बढ़ने का इंतज़ार कर रहा है, और मैंने उससे कहा कि फ़ायदा खरीदते समय होता है, न कि बेचते समय। उसने एक ऐसा रियल एस्टेट ब्रोकर को चुना है जिसने खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, और इन्होंने एक बैंक में फोरक्लोजर डिपार्टमेंट की मदद ली थी। इन्होंने एक कक्षा में $500 की फ़ीस देकर यह सीखा था कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। इनके पड़ोसी का विचार था कि रियल एस्टेट के निवेश की कक्षा के लिए $500 की फ़ीस बहुत महंगी थी। उसने कहा कि उसके पास न तो इतने पैसे हैं, न ही समय, इसलिए अब कीमत बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं। कहता है कि ये पहले उन लोगों की तलाश करते हैं जो खरीदना चाहते हैं, फिर उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जो बेचना चाहता है। इनका एक दोस्त एक प्लॉट ढूंढ रहा था। उसके पास पैसा था परंतु समय नहीं था। मैंने भी ढूंढना शुरू किया और अपने दोस्त की ज़रूरत से बड़ा ज़मीन का टुकड़ा मिल गया। इन्हें इसे एक विकल्प के साथ जोड़ दिया। उन्हें दोस्त को फ़ोन किया, उसका ऑफ़र दिया। उसे ज़मीन का छोटा टुकड़ा चाहिए था, इसीलिए इन्होंने उसकी ज़रूरत का टुकड़ा उसे बेच दिया और ज़मीन खरीद ली। ज़मीन का बाकी बचा टुकड़ा इन्होंने मुफ्त में अपने पास रख लिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि केक खरीदो और उसे टुकड़ों में बांट दो। ज़्यादातर क्या है लोग अपने हैसियत के मुताबिक सामान की खोज करते हैं, इसीलिए वे कम सामान की ज़्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटे विचार वाले लोगों को बड़े अवसर नहीं मिलते, इसीलिए अगर आप ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो पहले तो बड़े विचारों को सोचना शुरू कर दें। दुकानदार ज़्यादा सामान खरीदने वाले को डिस्काउंट देते हैं, और वे ऐसा केवल इसलिए करते हैं कि ज़्यादातर व्यवसायी ज़्यादा खर्च करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। अगर आप कम खर्च भी करते हों तो भी आपको हमेशा बड़े विचारों को ही सोचना चाहिए। जब इनकी कंपनी की कंप्यूटर खरीदने थे तो इन्होंने बहुत से दोस्तों से फ़ोन पर पूछा कि क्या उन्हें भी कंप्यूटर खरीदना है। इन सब ने मिलकर कई डीलरों के पास गए और एक बढ़िया सौदा कर लिया, क्योंकि हमें बहुत से कंप्यूटर खरीदने थे, और इन्होंने यही शेयरों के साथ भी किया। छोटे लोग हमेशा छोटे ही रहेंगे क्योंकि उनकी सोच छोटी है। अकेले काम करें या फिर काम ही ना करें। इतिहास से सीखें। स्टॉक एक्सचेंज की सभी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थी। कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं हुए थे जब तक 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ नहीं गंवा दिया था। बिल गेट्स 30 साल की उम्र से भी कम उम्र में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक हैं। सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। अवसर पहचानने के लिए केवल कुछ ही चीज़ें हैं जो ये करते आए हैं और अब भी कर रहे हैं। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है क्रिया और करो। जैसा कि इस पुस्तक में कई बार दोहराया जा चुका है, संपत्ति के पुरस्कार को पाने से पहले आपको सक्रिय होना पड़ेगा। तो काम पर जुट जाएं और अभी से ही। ओके, थैंक्स।